आप पढ़ाई कीजिए ऐसा कि आपका बेकार ना जाए पैसा। बहुत समझे और पढ़े होंगे मगर कभी ना समझे और पढ़े होंगे ऐसा। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में आपका फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है और उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों को सलामत रखें। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दें कि क्लास 10th के जो उर्दू किताब है उसके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम रया है, उसके फुल नोट्स को हम लोग देखने वाले हैं। ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पिछली वीडियो में पार्ट 2 के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से अगर पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लें। उसमें रया नाम का जो चैप्टर है उसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन और एकदम आसान से आसान लबो लहजे में और सभी लाइन का और सभी लफ्ज़ों का माना और मीनिंग समझाते हुए पूरे पाठ को ख़त्म किया गया है। तो उस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाए। इसमें आपका क्वेश्चन आंसर भी दिखाया जाएगा और इसके अलावा इसका फुल नोट्स दिखाया जाएगा, ठीक है। जिसके लिखने वाले कौन है? सर सैयद अहमद खान। यानी रया नाम का जो मजमून है इसके लिखने वाले कौन है? सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। तो चलिए आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं फुल नोट्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला आपका जो हेडिंग यहाँ पर है वो है रया। इसी तरीके से कॉपी और कलम निकाल करके आप लिखिएगा और लिखने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने फेयर को बनाइएगा। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले हर एक वीडियो में जैसे आपका इमला लिखवाया गया है तो तमाम वीडियो के जैसा ही इस वीडियो में भी आपको इमला बोला जाएगा। तो आप इमला लिखें, इमला लिखने के लिए तैयार हो जाएं। बस 2 मिनट आपको इमला दिया जाएगा और इमला बोल करके इस वीडियो को चालू किया जाएगा। इसलिए उस इमला को जरूर लिखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखें। कॉपी और कलम निकाल लें और कॉपी और कलम निकालने के बाद इमला लिखिए। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखेंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। एक बार और सुन लेंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। दुनियादार और रिंद मुशर्रब आदमी, दुनियादार और रिंद मुशर्रब आदमी जिस कदर के दरअसल वह बद हैं उससे ज़्यादा अपने तय वह बद बनाते हैं। फिर से सुन लेंगे ध्यान से। दुनियादार और रिंद मुशर्रब आदमी जिस कदर के दरअसल वह बद हैं उससे ज़्यादा अपने तय वह बद बनाते हैं। दीनदारी की बनावट करने वाले, दीनदारी की बनावट करने वाले जिस कदर के होते हैं उससे ज़्यादा नेक अपने आप को जतलाते हैं। वह तो दीनदार की ज़रा ज़रा सी बातों से भी भागते हैं, ठीक है। और दिन रात इसको तमाश, दिन रात इश्को तमाश बीनी और लचपने की बातों की जिनको दरअसल उन्होंने की भी नहीं, लचपने की बातों की जिनको दरअसल उन्होंने की भी नहीं। गप्पे उड़ाते हैं, गप्पे उड़ाते हैं। तो चलिए यहाँ तक इमला ख़त्म हुआ। आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखता होगा इसका फ़ोटो। आप उससे अपने इमला को मैचिंग कर लेंगे, मिला लेंगे और ध्यान से जो भी आपका गलत होगा
उसको सही तरीके से सुधार करके अलग से उसका रिवीजन करेंगे ताकि आइंदा वो गलती आपसे ना हो सके। तो आइए अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है, रिया। जिसका नाम क्या है, रिया। ये आपका चैप्टर 7 है, देख सकते हैं। ये कैसा मजमून है, तो ये एक इस्लाही मजमून है, देख सकते हैं। ये कैसा मजमून है, तो ये एक इस्लाही मजमून है। इसमें इस्लाह की गई है किसके बारे में, तो रिया के बारे में। रिया का माना क्या होता है, सब हमें बताएं। आप बताइए रिया का माना क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिया का माना क्या होता है। इसे पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है, रिया का माना क्या होता है। तो जो इससे पिछली वीडियो को देखे होंगे हम समझ जाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम जान लेंगे कि हाँ इससे पिछली वीडियो को वो देख चुके हैं। इसलिए आप बताइएगा रिया के माना क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके मुसन्निफ हैं जिसका नाम है सर सैयद अहमद खान। इसी तरीके से हूबहू आप अपने कॉपी में उतार लेंगे, ध्यान से उतार लेंगे, ताकि आपके एग्जाम तक इस तरीके से आपको याद रहे। इससे आसान तरीके से कोई भी आज तक नहीं लिखा हुआ है, इतने आसान तरीके से इसका पूरा चीज़ लिख दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर इसके मुसन्निफ कौन है, सर सैयद अहमद खान। लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा पूरा। इनकी पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी में। कब हुई थी, 1817। कहाँ हुई, दिल्ली में। कहाँ हुई, दिल्ली में। आगे देखेंगे इनका इंतकाल हो गया था 1898 ईस्वी में। 1898 में इनका इंतकाल हो गया। कहाँ हुआ, तो अलीगढ़ में। पैदा हुए दिल्ली में कब, 1817 में। इंतकाल हुआ अलीगढ़ में कब, 1898 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखेंगे इनके वालिद साहब थे, यानी अब्बू थे, उनका नाम था मीर मुत्तकी खान। क्या था, मीर मुत्तकी खान। इनके वालदा थी जिनका नाम था अजीजुन निशा बेगम। इनके वालदा का नाम क्या है, अजीजुन निशा बेगम। ये आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। पूछेगा वालिद का नाम क्या है, तो आपको बताना है मीर मुत्तकी खान। क्या है, मीर मुत्तकी खान। वालदा का नाम क्या है, अजीजुन निशा बेगम। क्या नाम है, अजीजुन निशा बेगम। अब देखिए इनकी शादी भी हुई थी। किनकी शादी, सर सैयद अहमद खान की शादी कब हुई थी, तो 19 साल की उम्र में हुई थी 1836 ईस्वी में। 19 साल की उम्र में हुई थी। किससे, तो पारसा बेगम से 1836 ईस्वी में इनके साथ हुई थी शादी, ठीक है। आगे देखिएगा हो बहू इसी तरीके से आप लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान की तरबियत वालिदा के जेर शाया हुई। यानी इनकी जो तरबियत, तालीम तरबियत, शिक्षा विक्षा इनके वालिदा के जरिए हुई थी। वालदा ने ही अपनी सरपरस्ती में इनकी तालीम तरबियत की, ठीक है। सर सैयद 1862 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। यानी कहने का मतलब कि सर सैयद अहमद खान जो थे इन्होंने एक अंजुमन बनाया, यानी एक तंजीम बनाया, जिसको इंग्लिश में क्लब कहते हैं या एसोसिएशन सोसाइटी कहते हैं। तो इन्होंने एक सोसाइटी बनाया, एक अंजुमन बनाया जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। अच्छा कहाँ पे बनाया था, तो गाजीपुर में। कब, 1862 ईस्वी में, ठीक है। 1862 ईस्वी में गाजीपुर में इन्होंने एक अंजुमन बनाया जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। याद हो गया। आगे देखेंगे सर सैयद 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए। कहाँ गए, इंग्लिस्तान। कब गए, 1869 ईस्वी में। 1869 में ये कहाँ गए, तो इंग्लिस्तान गए। वापस आकर तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया। रिसाला मतलब होता है पत्रिका, जिसको इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है मजला। क्या होता है, मजला। रिसाला का दूसरा नाम है मजला, हिंदी में इसको पत्रिका कहते हैं। यानी इन्होंने एक पत्रिका निकाला, एक पत्रिका खोला। कब, इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद। इंग्लिस्तान से वापस कब आए थे, तो तकरीबन 1870 ईस्वी में। एक साल के बाद इन्होंने इंग्लिस्तान से वापस हिंदुस्तान में आ गए, और आकर के इन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला खोल दिया, ठीक है। आगे देखेंगे सर सैयद 1875 ईस्वी में एक मदरसा जिसका नाम था मदरसतुल उलूम अलीगढ़ में बनाई। यानी एक मदरसा बनाया। कब, 1875 ईस्वी में। देख सकते हैं 1875 ईस्वी में इन्होंने एक मदरसा खोला जिसका नाम था मदरसतुल उलूम। कहाँ, अलीगढ़ में। उसके बाद फिर एक कॉलेज बनाई। 3 साल के बाद एक कॉलेज बनाई जिसका नाम था मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या बनाई, मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब, 1878 ईस्वी में। कहाँ पर, अलीगढ़ में, ठीक है। उसकी बुनियाद डाल दी है। उसके बाद उनके मरने के बाद वही कॉलेज बदल गया। किस में, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कब, 1920 ईस्वी में। इनके मरने के बाद, इनके इंतकाल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। कब, 1920 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। उभर करके सामने आ गया, यानी बन करके तैयार हो गया, रेडी हो गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सर सैयद को 1878 ईस्वी में सर का खिताब मिला
जो उनके नाम का हिस्सा बन गया। ठीक है, यानी इनको एक खिताब मिला था, कौन दिया था? तो उस समय शासन था, उस समय हुकूमत था बरतानवी सरकार का, यानी अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के हुक्मरानी चलती थी। तो अंग्रेजों ने ही इनको 1878 ईस्वी में एक खिताब दिया, सर का, किसका? सर का खिताब दिया। खिताब किसे कहते हैं? तो वह नाम जो किसी खास खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, सरकार की तरफ से मिलने वाले नाम को खिताब कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कितना मस्त लाइन लिखा हुआ है कि सर सैयद ने लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें करने का फन आम किया। यानी कहने का मतलब कि सर सैयद अहमद खान जो थे, लंबी तहरीरों के बजाय वो चंद सफ़हात में काम की बातें करने का फन रखते थे, पूरी तरीके से तजुर्बा रखते थे। लंबी लंबी बातें नहीं करते थे, बल्कि शॉर्ट में अपनी बातों को उजागर कर देते थे। लास्ट में देखेंगे इनके तसानीफ है, यानी इन्होंने किताब लिखा, जिसमें पहला किताब का नाम है असारिल सनादीद और दूसरा का नाम है असबाब बगावत हिंद। क्या नाम है? असारिल सनादीद और असबाब बगावत हिंद। क्या क्या नाम है? असारिल सनादीद और असबाब बगावत हिंद। चलिए अपने अलग से मौजू पे आते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं दिखता होगा। यहाँ पर अगर इसको लिख लेते हैं और अपने कॉपी में पूरी तरीके से इसको शामिल कर लेते हैं, तो आप एग्जाम तक इसको नहीं भूल सकते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा, किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रया है, इसके अंदर की जो बातें हुई है उसी को इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर दिया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। यानी दुनिया में ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जिनका जाहिर कुछ होता है, यानी सामने से कुछ होते हैं, और उनका बातिन कुछ होता है, यानी अंदरून उनका कुछ होता है। दुनियादार और रिंद मुशर्रफ आदमी जिस कदर के बद होते हैं, उससे ज्यादा अपने आप को बद बनाते हैं। यानी इसमें कहा जा रहा है कि दुनियादार और रिंद मुशर्रफ, दुनियादार समझ रहे हैं जो दुनिया में मुलविस रहते हैं, और रिंद मुशर्रफ आदमी यानी कहने का मतलब कि जो शराबी लोग होते हैं, जो जुआरी लोग होते हैं, उनकी बात की जा रही है। वो जिस कदर बद होते हैं, बुरे होते हैं, उससे ज्यादा अपने आप को बुरा बनाते हैं, यानी बद बनाते हैं। आगे देखिएगा, दीनदार जिस कदर के होते हैं उससे ज्यादा अपने आप को नेक जतलाते हैं। इसमें दो आदमी की बात की गई है, दो लोगों की बात की गई है, एक दीनदार और रिंद मुशर्रफ आदमी। क्या बात की गई उनके बारे में? तो जितना वो बद होते हैं यानी बुरे होते हैं, उससे ज्यादा अपने आप को बुरे बनाते हैं। और दूसरे आदमी की बात की गई है, दूसरे लोग की बात की गई है कि जो दीनदार होते हैं वो जिस कदर के नेक होते हैं उससे ज्यादा अपने आप को नेक जताते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक तीसरे किस्म के लोग, तीसरे किस्म के बारे में बात की गई है। तीसरे किस्म के लोग हैं जो उन दोनों से अलहिदा होते हैं, उन दोनों से, दुनियादार और दीनदार से अलहिदा होते हैं, अलग होते हैं। वह अपनी बनावट से लोगों को ही फरेब नहीं देते, बल्कि वो अक्सर खुद भी धोखे में पड़ जाते हैं। यानी उनकी ऐसी बनावट होती है कि सिर्फ लोगों को ही धोखा नहीं देते, फरेब नहीं देते, बल्कि कभी कभार वो खुद धोखे में पड़ जाते हैं। मुकद्दस दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, उन्होंने खुदा की मुनाजात की, नहीं खुदा के से दुआ की है। क्या कहा है कि कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, तो ही मुझको मेरे पोशीदा ऐबों से पाक कर, ये खुदा से दुआ किए हैं। आगे देखिएगा, हमें अपनी पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए इस बात पे गौर करना होगा कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। इसमें आगे जब पढ़िएगा अपना में किताब, तो उसमें लिखा गया है कि हाँ अपने कैसे गलतियों को जाने कि हम में क्या गलती है, हम में क्या कमी है, हमारे अंदर क्या ऐब है। ठीक है, उसमें पढ़िएगा तो उसी बात को कहा गया है कि अपने पोशीदा ऐबों को, अपने पोशीदा बुराइयों को जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस बात पे गौर करना होगा कि हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। दुश्मन से पता चलता है हमारे अंदर की बुराई। ठीक है, आगे देखेंगे, दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को। चुनांचे हमको अपने दुश्मन का ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो दोस्त होता है हमेशा अपने दोस्त की नेकी को बढ़ाता है, हमेशा नेकी गुण गाता है, नेकियों को पूरी तरीके से उजागर करता है। लेकिन दुश्मन जो होता है वह ऐबों को बढ़ाता है। इसीलिए चुनांचे का मतलब इसलिए हमको अपने दुश्मन का सबसे ज्यादा एहसानमंद होना चाहिए। आगे देखिएगा, क्यों एहसानमंद होना चाहिए? क्योंकि वह हमारे ऐबों को बताता है, हमारे ऐबों, हमारे बुराइयों से हमें मतलब करता है, हमें रूबरू करता है। दुश्मन दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कि दोस्त सिवाय नेकी के और कुछ नहीं खाता और दुश्मन सिवाय बुराई के और कुछ नहीं खाता है। ठीक है, दुश्मन जो होता है दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि जो दुश्मन होता है सिवाय बुराई के कुछ भी नहीं करता है, और दोस्त तो नेकी में पूरी से बरगला देता है। इतना नेकी करता है, इतना नेकी गाता है, इतना गुण गाता है, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर सारा गुण हमारे ही अंदर है, ऐसा लगता है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो लोग हमारी तारीफ करते हैं उसके मुस्तहिक है या नहीं, वो नेकियां हमारे अंदर कहाँ तक है।
है, ये सब बात पे गौर करना चाहिए। जब तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ में हमको पूरी तरीके से सातों आसमान पे चढ़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस पर गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर वो नेकी है कि नहीं है, क्या हम उस लायक हैं कि नहीं है। जो तारीफ की गई है, जो हमारी नेकियों को उजागर किया जा रहा है, क्या वो नेकी हमारे अंदर है कि नहीं है, कहाँ तक है। ठीक है, आगे देखिएगा, लास्ट इसमें है, हमें हर उन कामों से डरना चाहिए जो इंसान के कमज़ोर दिल की कुदरती बनावट से या किसी खास शौक से या किसी खास तालीम के असर से या किसी और सबब से होती है। इसमें हमारे दुनियावी फ़ायदा है ना दीनी फ़ायदा। इसी बातों को उजागर किया गया कि हमको सबसे डरना चाहिए जिससे हमारा दिल कमज़ोर होता हो और हमारे दुनियावी फ़ायदा में पूरी तरीके से मुलविस हो। किसी खास शौक से या किसी खास तालीम के असर से हमको पूरी तरीके से बुराई की तरफ हमको ले जाए, इस बात से हमको डरना चाहिए। हमको हमेशा नेक काम में मुब्तला होना चाहिए, नेक काम को करना चाहिए। ये आपके रिया पाठ में पूरी तरीके से बताई गई है, उसको यहाँ पे शॉर्ट में ही यहाँ पे उजागर कर दिया गया, इसका तशरीह कर दिया गया है। आप इसको ख्याल रखेंगे। यहाँ पर है मुख्तसर तरीन सवालात, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है तो मुख्तसर तरीन सवालात है। सबसे पहला आपका है सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद की पैदाइश कब हुई बताइए, 1817 ईस्वी में। ठीक है, 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई। दूसरा सवाल देखेंगे, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है, यानी इनके माँ का नाम क्या है। तो माँ का नाम आपको बताए थे ना, अजीजुन निशा बेग। ये एग्जाम में पूछता है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सर सैयद की वफात कब हुई, तो सर सैयद की वफात हुई थी 1898 ईस्वी में। वफात का मतलब तो इंतकाल होता है, वफात का मतलब इंतकाल। ठीक है, यानी सर सैयद अहमद खान का वफात कब हुआ था, इंतकाल कब हुआ था, 1898 ईस्वी में। अच्छा, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। हाँ, अलीगढ़ में हुआ था। बहुत अच्छा, अलीगढ़ में ही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनको दफन किया गया, मदफून किया गया। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी कौन सा ऐसा मजमून लिखे हैं सर सैयद अहमद खान कि जो कि आपके निसाब में, आपके किताब में शामिल है, जिसको अभी पढ़े हम लोग। क्या पढ़े हैं, रेया। बहुत अच्छा, रेया, रेया को पढ़े हैं, जिसका माना होता है दिखावा। क्या होता है, दिखावा। ठीक है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवाल मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, मुख्तसर सवालात। यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल किया गया है कि सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले बताइए, यानी इनके जिंदगी के बारे में बताना था। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितनी खूबसूरती तरीके से और कितने आसान से आसान तरीके से बताया गया है, जो कि आप भी खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सर सैयद अहमद खान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने कौमी और मिली जिंदगी की रहबरी और रहनुमाई की। यानी कहने का मतलब कि सर सैयद अहमद खान ऐसी शख्सियत का नाम है, ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कौम और जिंदगी को रहबरी की है, रहनुमाई की है, पूरी तरीके से रहबर बनकर के आए, रहनुमा बनकर के आए पूरे कौम के लिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी खान और वालदा का नाम अजीजुन निशा बेगम है। उनकी शादी 1836 ईस्वी में पारसा बेगम से हुई। सर सैयद मुसलमानों की तालीमी पश्ती की तरफ मुतवज्जा हुए और अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो उनकी मौत के बाद 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। आखिरकार सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ। कितने आसान तरीके से लिखा हुआ है, आप इसमें ध्यान देंगे। तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई थी कब, 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। उनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी खान, वालदा का नाम था अजीजुन निशा बेगम। उनकी शादी हुई थी कब, 1836 ईस्वी में। किससे, तो पारसा बेगम से। सर सैयद अहमद खान जो थे मुसलमानों की तालीम के बारे में बहुत तवज्जो दिए थे, तालीम के बारे में पूरे अच्छे तरीके से तैयार रहते थे। इसीलिए इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो उनके मरने के बाद 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, उनके बाद उनका इंतकाल हुआ कब, 1898 ईस्वी में। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है दूसरा सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर अपने माथे की निगाह से देख सकते हैं दूसरा सवाल क्या किया गया है कि दर्ज झेल। दर्ज झेल का मतलब होता है, दर्ज मतलब लिखित, झेल का मतलब होता है निम्न, यानी निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ अल्फाज यानी लफ्ज को जुमलों में यानी वाक्यों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। जिन्स, जिन्स किसे कहते हैं, पहनने वाला जिन्स नहीं, जिन्स पहनने वाला नहीं, बल्कि जिन्स का मतलब होता है लिंग, जेंडर, यानी स्त्रीलिंग के पुल्लिंग जाहिर हो जाए पूरी तरीके से। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ही उर्दू में कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं मेल और फीमेल, उस तरीके से उर्दू में कहते हैं मुजक्कर और मुअन्नस। क्या कहते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं और मुअन्नस को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। मुजक्कर जिसमें नर सब आ जाएंगे और मुअन्नस जिसमें मादा लोग आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले है मोती, देख सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या है तो मोती है। उसके बाद क्या है, किताब, वक्त, नाम और कलम। इसी का आपको मुजक्कर और मुअन्नस बताना है और इसके अलावा इसके पूरी तरीके से
इस्तेमाल करना है, किस में, तो जुमला में इस्तेमाल करना है, वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले मोती है, तो मोती क्या है, मुज़क्कर है, क्या है, मुज़क्कर। इसका जुमला बनाएंगे तो मोती कीमती होता है। किताब मुअन्नस है, ये किताब नहीं है। वक्त ये मुज़क्कर है, जिसका जुमला हो जाएगा वक्त तेजी से गुजर रहा है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। आप लोग देखते होंगे कि अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कई टी शर्ट चलता था, टी शर्ट, उस टी शर्ट पर लिखता था कि अपना टाइम आएगा, भूल गए, अपना टाइम आएगा। आप लोगों में कई लोग पहने होंगे ना, अपना टाइम आएगा। उसमें लिखा होता था टी शर्ट के पीछे या आगे लिखता था कि अपना टाइम आएगा। आएगा मतलब कि मुज़क्कर है, आएगी नहीं बल्कि आएगा, ठीक है। नाम भी मुज़क्कर है, कैसे, तो मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया है, मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया है, कराई नहीं है, ठीक है। कलम भी क्या है, मुज़क्कर है, कलम क्या है, मुज़क्कर, यानी मेरा कलम लाल है। इसमें सिर्फ एक ही मुअन्नस है जिसका नाम किताब है, बाकी सब मुज़क्कर है। आइए देर न करते हुए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और अपनी इस वीडियो को लास्ट करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। मजमून के बारे में कितना जुमला लिखना है, 5 जुमले लिखना है, 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है मजमून उर्दू नस्ल की एक कदीम सिन्फ है, कदीम मतलब पुराना सिन्फ है, ठीक है। उर्दू नस्ल की, शायरी की नहीं, उर्दू नस्ल की एक कदीम सिन्फ है, पुराना सिन्फ है। आमतौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीरी कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। यानी मजमून किसे कहते हैं, तो आमतौर पर किसी खास मौजू पर, कोई खास मौजू होना चाहिए, उस पर तहरीर किया जाए, कलम से पूरी तरीके से लिखा जाए, उसी को क्या कहते हैं, तो मजमून कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एसे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मजमून मुख्तसर भी होता है, यानी छोटा भी होता है, और तवील भी होता है, यानी बड़ा भी होता है। इसको अंग्रेजी में एसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एसे। और हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में निबंध कहते हैं। आप लोग लेख लिखे होंगे, बचपन में निबंध लिखते होंगे गाय पर। ज़रूरत और मायार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है, यानी जितना ज़रूरत है और जितना मायार है, जितना कानून कायदा है, जितना आपको बताया गया, जितना आपको कहा गया, उसके मुताबिक मजमून लिखा जाता है। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिन्फ का आगाज़ फोर्ट वलीम कॉलेज से हुई और सिलसिले हुनूस कायम है। हुनूस का मतलब आज तक, यानी आज तक ये कायम है, ठीक है। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फोर्ट वलीम कॉलेज से, वहाँ से हुई थी और आज तक ये कायम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर रहने दिया जाए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके अगले पार्ट जिसका नाम है अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ का नाम डॉक्टर अब्दुल मुगनी है, उनकी पूरी हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दबा करके, ताकि हमारा इमदाद हो सके। जितना आप इमदाद करेंगे उतना ज़्यादा हम आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे और आपको लाइन बाय लाइन बताते हुए पूरा किताब ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो तब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।